जाइए सभी लोग ऐप पर, और एप्लीकेशन पर हमें मेहनत करनी है और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अधिक फल हमें मिलने वाला है। तो आप तनाव मुक्त होकर अध्ययन कीजिए और जुड़ जाइए, सभी लोग से निवेदन है। आइए साथियों, सब लोग जुड़ जाइए। धन्यवाद सबका। सब एक बार कमेंट कर लें। आज तो मेरे ख्याल से 100 बच्चे के आसपास जुड़ गए, किसी में 7 हैं, किसी में 10 हैं, अलग अलग कोर्सों में अलग अलग संख्या है। विष्णु तिवारी जी, आपका भी अभिनंदन, बाकी सभी का अभिनंदन है, और राजेश जी का अभिनंदन, अंबिका जी का अभिनंदन, और रामदयाल जी का अभिनंदन, सभी का अभिनंदन। बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद का भी अभिनंदन, सभी का अभिनंदन। तो आज हम देखेंगे नव परंपरावादी विचारक। अब कैसे पढ़ना है हमें नए पेपर के लिए, थोड़ा सा मैं आज बताऊंगा। तो मेरा निवेदन है, आज की क्लास को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसी हिसाब से अपनी स्टडी करने पर बल देंगे। ठीक है साथियों, तो जुड़ जाइए। सबको आवाज आ रही है क्लियर? किसी को कोई परेशानी? एवरीबॉडी एनी प्रॉब्लम? नथिंग एल्स। चलते हैं साथियों। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ, नव परंपरावादी विचारक क्या हैं? वास्तव में नव परंपरावादी विचारक वह विचारक हैं जो आज भी मूल्य नैतिकता की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, उन्हें कहते हैं नव परंपरावादी। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति सिद्धांत में पहले परंपरागत दृष्टिकोण आया था। परंपरागत दृष्टिकोण मूल्य व नैतिकता पर बल देता था। इसका प्रभाव द्वितीय विश्व तक था, प्लेटो से लेकर। अगर द्वितीय विश्व तक राजनीति से शास्त्र के सिलेबस को देखें तो मूल्य और नैतिकता से जुड़े ही टॉपिक मिलते थे। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, पश्चिमी विचारक, यही सारा सिलेबस में था। लेकिन जैसे व्यवहारवाद आया, उसने परंपरावाद की आलोचना की, तो व्यवहारवाद का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ने लग गया। तो इससे क्या है, वैज्ञानिकता की बात होने लगी। इसका कहीं ना कहीं पतन या प्रभाव में कमी आना शुरू हो गई। अब जब व्यवहारवाद के कारण इसके प्रभाव नहीं आई, तो कुछ विचारक नवीन पैदा हुए 20वीं की शताब्दी में। तो 20वीं की शताब्दी में कुछ नवीन विचारक पैदा हुए जिन्होंने वापस मूल्यों पर बल देकर परंपरागत राजनीति सिद्धांत का पुनरुत्थान किया। उनमें बेसिकली आप सबका नाम ध्यान कर सकते हैं। जॉर्ज गदेमर भी इसी में आएंगे, और बहुत सारी श्रेणियां हैं। एक एक थिंकर का नाम, कार्ल पोलियानी भी हैं। आपको नाम भी ध्यान रखेंगे तो भी बहुत कुछ होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभिषेक जी जुड़े हैं, आपका भी धन्यवाद। और रूही बेटा भी जुड़ गई हैं, धन्यवाद। और रामदयाल बेरवा और मणिकांत कौशिक बेटा भी जुड़े हैं। ओहो, अभिनंदन, सबका अभिनंदन है। तो नव परंपरावादी विचारक कौन से हैं? कि 20वीं 21 शताब्दी के ऐसे विचारक जो आज भी परंपरागत दृष्टिकोण में आस्था रखते हैं, यानी कि ऐसे युवा जो आज भी दादा की नीतियों में पिताजी के रास्ते पर चलते हैं, पिताजी की आलोचना नहीं करते, बल्कि पिताजी और दादाजी के विचारों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं नव परंपरावादी। हो सकता है आपका बड़ा भाई वैज्ञानिकता की बात करता हो, लेकिन आप तो ऐसे हैं, आप तो मूल्यों की बात करते हैं। तो अब समझ आ गया नव परंपरावादी क्या है। मन ही मन में सब बोल भी लो। 20वीं 21वीं शताब्दी के ऐसे विचारक जो मूल्य नैतिकता पर बल देते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण अपनाते हैं, समष्टिवादी हैं, द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, और वास्तव में ज्ञान का जो है गुणवत्ता के लिए प्रयोग करते हैं, गुणात्मक परिवर्तन की बात करते हैं, प्रयोजन मूलक हैं। जो भी परंपरागत की विशेषताएं हैं, एक बार अपने दिमाग से सांस के माध्यम से पेट तक ले जाइए, फिर वापस निकाल दीजिए, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि नव परंपरावादी क्या है। बिल्कुल आज का बुद्ध, अगर आज का युवा बुद्ध बन जाए, उसे नव परंपरावादी कहते हैं। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब इसमें श्रेणी में थिंकर कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। मार्क पोलानी भी आएंगे। अब मैं शुरू में भी नाम लिख रहा हूं, तो ये ध्यान रखना, तो वो ध्यान रखना है। जॉर्ज गदेमर भी आएंगे, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, गदेमर। जॉन डन भी आएंगे, इनके नाम मैंने अभी बता भी दिए थे। डब्ल्यू कोकर भी आएंगे। तो ये आपको वैसे भी ध्यान रखना है। जो भी आज मूल्यों की बात करता है और कहीं ना कहीं पुनरुत्थान करता है, तो वो इस श्रेणी का विचारक हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना, नाम ये तो ध्यान रखना है।
अब चलते हैं, थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा, फिर मैं आपको वैसे भी बताऊंगा, लेकिन आज ना ज़्यादा खेल पीपीटी का ही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत है। हमें हर थिंकर को बहुत ही गहनता के साथ पढ़ना है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आए, चाहे हमें किसी का पेपर आए, हमें मतलब नहीं है। हम ऐसा ज्ञान अर्जित करेंगे कि वास्तव में हमारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब है क्या नव परंपरावादी? लिखा हुआ है 20वीं की शताब्दी के ऐसे विचारक जो परंपरागत दृष्टिकोण की मूल मान्यताओं में आस्था रखते हैं, उन्हें नव परंपरावादी कहते हैं। फिर रॉबर्ट डहेल एक व्यवहारवादी थे, वो नव परंपरावादियों को क्या कहता है? परानुभववादी। परानुभववादी क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यवहारवाद के बाद के जो हैं परंपरावादी हैं। किसके बाद के हैं? अनुभववाद क्या होता है? व्यवहारवाद। यानी कि व्यवहारवाद के बाद जो परंपरावादी आए उनको क्या कहते हैं? परानुभववादी। किसने कहा था? रॉबर्ट डहेल ने कहा था। अब कौन कौन से हैं, कुछ के फोटो भी मैं लेके आया हूं, जैसे एरिक वोइगलिन, अन्ना हारेंट, माइकल ओक्सार्ट, लियो स्ट्रास, बर्ट्रैंड जुर्नेल या बंट्राद जुर्नेल, मिलफोर्ड क्यूसिबली, डांटे जर्मनी, जॉन डेवी, बकल मैटलैंड, जॉर्ज गदेमर, कार्ल पोलानी, ये भी नाम मैंने बताए ना, इनका भी नाम ध्यान रखना है। कार्ल पोलानी, इनका भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं। जॉर्ज गदेमर, कार्ल पोलानी, ठीक है ना, जॉन डन, मैंने डब्ल्यू कोकर, इनके बारे में बताया भी है आपको पहले। ये जॉर्ज गदेमर के बारे में, जॉन डन के बारे में, डब्ल्यू कोकर, अपनी पुरानी क्लास को उठा के देखना, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। एंड्रयू हेकर नहीं आएंगे, एंड्रयू हेकर तो व्यवहारवादी हैं, ठीक है ना। तो हर चीज को समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों। जैसे आप समझेंगे तो आपको, इनकी श्रेणी संख्या जो है 100 के आसपास है, लेकिन कम से कम ये तो ध्यान रखें, मैं बार बार कहता हूं लेखों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, भाव को समझना चाहिए, तो तभी काम चलेगा। तो सबसे पहले आज हम ये एरिक वोइगलिन देख रहे हैं, कितने सुंदर हैं, चश्मा पान के बैठे हैं, कोट पैंट टाई लगा के बैठे हैं, कितने सुंदर विद्वान लग रहे हैं। इनके बारे में आज पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे? एरिक वोइगलिन। सब लोग एक बार कमेंट करके नाम लिख दो, एरिक वोइगलिन, अंग्रेजी में लिख दो चाहे, एरिक वोइगलिन। एरिक वोइगलिन अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख दो, ठीक है ना। अब चलते हैं पहले थिंकर पर। एरिक वोइगलिन आ गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। एरिक वोइगलिन दिख रहा है कितने सुंदर हैं। अब चेहरा देखिए, इनका चेहरा एकदम स्मार्ट लिए हुए है, लेकिन आपको दिख अंग्रेज जैसे रहे हैं, लेकिन आत्मा से ना परंपरावादी थे। मूल्यों की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। अगर वास्तव में कोई जिंदा मानव देख सकते हैं तो यही है, क्योंकि इनके हृदय में मानवता थी, नैतिकता थी। इन्होंने हर चीज नैतिकता और परंपराओं से जोड़कर बताई। ये इनकी अद्भुत विशेषता है। कपड़े तो चाहे कैसे भी पहन रखे हों, कपड़ों पे मत जाइएगा, कपड़ों से ऐसा लगेगा कि आपको व्यवहारवादी है। इनके चेहरे के भाव पढ़िए तो आप समझ जाएंगे कि परंपरावादी हैं, यानी कि आपके दादा की जी की तरह हैं, पिताजी की तरह हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब एरिक वोइगलिन क्या थे? मूलतः जर्मनी के थे, लेकिन इनकी जो कार्यभूमि थी वो अमेरिका में थी। अमेरिका में इन्होंने काम किया और इन्होंने व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद के नाम में प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद की कठोर आलोचना करते हैं। कहते हैं व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद ना केवल वैज्ञानिकता की बात करता है, भौतिकता की बात करता है, और इससे समस्याओं का निदान नहीं होता, समस्याएं तो बढ़ जाती हैं। और फिर मानव मूलतः भौतिक प्राणी नहीं है, वैज्ञानिक प्राणी नहीं है, मानव मूलतः नैतिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? नैतिक। तो वास्तव में उसका जो अस्तित्व है वो नैतिकता पर आधारित है, और मानव की भौतिक व्याख्या उचित नहीं है। फिर आगे राजनीति विज्ञान और राजनीति जो है सिद्धांत के बारे में बोलते हैं। कहते हैं राजनीति सिद्धांत और विज्ञान दोनों जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। और ये व्यवहारवादी गलत कहते हैं, परंपरागत अलग है और हम अलग हैं। कहता है ये कहना गलत है। कहता है जो राजनीति शास्त्र है, राजनीति सिद्धांत है, वो मानव और समाज के बीच में व्यवस्था बनाने का काम करता है। अपनी किताब ऑर्डर हिस्ट्री में कहते भी हैं, बेसिकली कहते हैं कि वास्तव में जो व्यवस्था है ना वो नैतिकता से बनती है, वैज्ञानिकता नहीं सी बनती। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो कैमरे लगाने से बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं रुकती हैं। बलात्कार जैसी घटनाएं तब रुकेंगी जब हमारे अंदर नैतिकता रहेगी। आज नैतिकता का पतन हो गया है, किस पर विश्वास करें? आज वास्तव में देखा जाए इतने रिश्ते शर्मसार हो गए हैं। अब सोनम जैसी घटनाएं देख लो, ये क्यों बढ़ रही हैं? भौतिकता के कारण।
सोनम हत्याकांड हो या अन्य हत्याकांड हो, अभी मानसरोवर में भी एक सास ने अपने दामाद से शादी कर ली। अब ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? ये भौतिकता के कारण बढ़ रही हैं, क्योंकि मानव का जो अंदर का हृदय है, मानव की अंदर की जो नैतिकता है, उस पर भौतिकता का इतना बड़ा लेयर चढ़ चुका है, अब उसको हटाना मुश्किल हो गया है। हमको बस पैसा पैसा चाहिए। हम भूल गए कि हमें मरना भी है और एक दिन जलना भी है या दफनाना भी है, हमें मिट्टी में भी मिलना है। ये बात भूल चुके हैं। यही बात याद दिलाते हैं हमारे एरिक वोइगलिन महोदय। तो इसको ये समझना है, तो आप इसमें ध्यान रखना। इन्होंने कुछ अद्भुत किताबें भी लिखी हैं, तो कौन कौन सी किताबें लिखी हैं व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए, उसको भी समझना है। इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स यही है कि आप मानव जो है साइंस को हृदय से समझो कि विज्ञान किसके लिए आया है, मानव के लिए। मोबाइल क्यों बढ़ाया है? पढ़ने के लिए। मोबाइल दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं बनाया है। अब आज हम लोगों का काम क्या हो गया? विज्ञान का प्रयोग हम नियंत्रण के लिए करते हैं। विज्ञान मानवता को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी है तो ठीक है, हम अब विज्ञान का प्रयोग आप हथियारों को बढ़ाने में करेंगे या दूसरों को तंग करने में करेंगे या मानवता को समाप्त करेंगे तो विज्ञान अभिशाप बन जाएगा। तो ये कहते हैं न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ो, आप विज्ञान को मानव के संदर्भ में समझने की कोशिश करो। दूसरी किताब इनकी ऑर्डर हिस्ट्री थी, लिखित तो 55 में है लेकिन प्रकाशित 56 में हुई थी। पहला चरण इसका इजराइल पर जो आया था वो 56 में आया था और 87 तक इसमें 5 चरणों में प्रकाशित हुई थी। अब इस किताब को आपको बहुत ही गहनता के साथ पढ़ना है। ऑर्डर हिस्ट्री इसी किताब में है, हमें इतिहास में जाकर देखें कि व्यवस्था किससे बनती है। तो कहता है इतिहास में जाके देखने से पता चलता है कि व्यवस्थाएं परंपराओं से बनती है, नैतिकताओं से बनती है, क्योंकि वास्तव में परंपराएं ही नैतिकता का स्रोत होती हैं। तो अपने 5 अध्याय लिखता है, उसमें से तीसरा अध्याय प्लेटो और अरस्तु पर भी लिखता है और कहता है प्लेटो और अरस्तु जैसे विद्वान भी परंपराओं को और नैतिकताओं को स्थान देते हैं और इजराइल का भी पुराना अध्ययन करता है और पूरी बातें कहीं ना कहीं 5 चरणों में बताता है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है ऑर्डर हिस्ट्री है, जो 56 से लेकर 87 तक 5 चरणों में प्रकाशित हुई। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसकी पुस्तक 56 ऑर्डर एंड हिस्ट्री 56 से लेकर 87 तक 5 चरणों में प्रकाशित हुई है। हालांकि लिखित पहला चरण जो है 55 में, लेकिन प्रकाशन जो है वो 56 का है। तो आप प्रकाशन की तिथि ध्यान रखें, लिखने की तिथि भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं। ये किताब आपको ध्यान रखनी है। अब इसके 5 चरण कौन से हैं मैं ये भी आपको बता देता हूं, आप इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इसके 5 चरण आ गए। अब आपको दिख रहे हैं इसके 5 चरण। पहला चरण है ऑर्डर एंड हिस्ट्री वॉल्यूम फर्स्ट, इजराइल एंड द रिवेलेशन। तो ये एरिक वोइगलिन का, ये दिख रहा है 56 का पब्लिशर है इसका, तो ये पूरा आपको दिख रहा है। फिर क्या है, बुक थर्ड कहाँ है, सेकंड देखने हैं। बुक सेकंड है द वर्ल्ड ऑफ द पोलिस। पोलिस के बारे में, जो पोलिस वास्तव में ग्रीक थिंकर था तो उसके बारे में लिखा है तो एरिक वोइगलिन ने पूरा, तो द वर्ल्ड ऑफ द पोलिस। तीसरा किताब जो है वो आपको दिख रहा है प्लेटो और अरिस्टोटल पर है। चौथी किताब दिख रहा है एक्यूमेरिनिंग एज है एरिक वोइगलिन की। 5वां किताब है इन सर्च ऑफ ऑर्डर। तो ये 5 के नाम भी आपको ध्यान रहने चाहिए। समझ आ गया क्या कहा मैंने? 5 के नाम भी ध्यान रखने चाहिए। पहले लिख लीजिए, आप पेन से लिख लीजिए, मैंने मना नहीं किया। पहला किताब है तो वॉल्यूम फर्स्ट है ऑर्डर एंड हिस्ट्री, तो रहेगा इजराइल एंड द रिवेलेशन। सेकंड है द वर्ल्ड ऑफ द पोलिस, सेकंड पोलिस से है। तीसरा जो है प्लेटो और अरिस्टोटल से है। चौथा है एक्यूमेनिक एज, एक्यूमेनिक एज से है, पूरा कौन सी एज कैसे प्रभावित करती है वो वाला है। 5वां जो है इन सर्च ऑफ ऑर्डर है। कौन सा है? सर्च ऑफ ऑर्डर। तो ये 5 के नाम भी आपको ध्यान रहने चाहिए। अगर ध्यान नहीं रहते हैं ना फिर आप कामयाब नहीं हैं। अब इनके बारे में चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, पूरा लिखा भी है। तो वास्तव में तो इसमें आप ध्यान से रखें, जैसे पहले के बारे में लिखा है इजराइल और रेस्यो द उद्घाटन, मैं सुना देता हूं, आप आनंद से सुनना।
अब क्वेश्चन जो है ना अंदर से आना शुरू कर दिया और हम अंदर बिल्कुल जाते नहीं है, हम सतही अध्ययन करें। मैंने कहा ना पॉलिटिकल साइंस का मतलब कुछ नहीं है कि आप सारी बातों को बड़े प्यार से समझो मेरे दोस्तों, समझकर उसको आत्मा में डालो। नोट्स बनाने से कुछ नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में जो आदमी नोट्स बनाता है बर्बाद होता है। शॉर्ट नोट्स तो चल जाते हैं, लेकिन पूरा लाल नीले पेन से जैसे वो हिस्ट्री वाले बनाते हैं या सेकंड ग्रेड वाले बनाते हैं या वास्तव में रीट वाले बनाते हैं, तो वो मत कीजिए। इसमें आप शॉर्ट नोट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी नोट्स आप पढ़ लीजिए और समझिए और इसको सुनाइए, हंसते गाते नाचते बात करते। एरिक वोइगलिन के 5 खंड थे। पहला खंड में ये कहा एरिक वोइगलिन जर्मन मूल का अमेरिकन विचारक था, ये व्यवहारवाद की आलोचना करता है। अब जगह जगह बताइए ना, सुनाइए उसको, अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब पहली किताब है इजराइल एंड द रिविलेशन में, वो कहता है आरंभिक खंड है, इसमें मानव समाज में व्यवस्था के इतिहास का पता लगाता है। इसमें कहा गया इजराइल को व्यवस्था का केंद्र बिंदु, ऐतिहासिक केंद्र। तो वास्तव में ऑर्डन हिस्ट्री में इजराइल को व्यवस्था का ऐतिहासिक केंद्र के रूप में बताया गया है। इजराइल का नाटक अस्तित्व के तनाव से जुड़ी समस्याओं को प्रतिबिंबित करता है। इजराइल ने पारलौकिक व्यवस्था के दावों को व्यवहारिक अस्तित्व के दावों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, इस प्रकार आदर्श बन गया। यानी कि इजराइल की विशेषता करते बताता है कि उसने ईश्वर को भी माना और विज्ञान को भी माना, इसलिए वो महत्वपूर्ण हो गया। वोइगलिन के अनुसार इजराइल में जो हुआ न केवल इजराइल के इतिहास में बल्कि समाज में व्यवस्था स्थापित करने के मानवीय प्रयास में भी एक निर्णायक कदम था। इजराइल की विशिष्टता यह है, ये इतिहास के अस्तित्व के रूप में रचने वाला पहला देश था। तो वास्तव में पूछेगा कि ऑर्डन हिस्ट्री में उसने पहला देश किसको माना, पहला देश किसे बताया, तो इजराइल को बताया मेरे दोस्तों। इजराइल को दुनिया का पहला देश बताया और मानव द्वारा एक विश्व पारलौकिक ईश्वर के अधीन अपने अस्तित्व को मान्यता और ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप उसके विपरीत अपने कार्यों का मूल्यांकन। अपने इतिहास के दौरान इजराइल ने सीखा कि मुक्ति स्वयं से परे एक स्रोत से आती है, यानी कि उसको पता चला कि मुक्ति का स्रोत ईश्वर है। वोइगलिन के अनुसार पुराने नियम के पाठ के अस्तित्व को सार्वभौमिक नाटक के एक भाग के रूप में पढ़कर उसकी समृद्ध अंतर्दृष्टि विकसित करते हैं। प्रतीकात्मक रूपों में उनके दर्शन बाइबल के आख्यान के ऐसे प्रतीकात्मकवाद के रूप में गहरा प्रभाव पड़ता है। तो कहना चाह रहा है कि बाइबल में जो लिखा है ना, बाइबल में जो लिखा है वो इजराइल को कहीं ना कहीं आधार बनाकर लिखा है। तो इजराइल को ये पहला देश मानता है जो पारलौकिक में और वर्तमान में, यानी कि ईश्वर में जगत में और अलौकिक जगत में दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है। और ये ध्यान रखना है कि इसी में पता चला कि मुक्ति हमसे अधिक भी है, कहीं ना कहीं ऊपर से निर्धारित होती है, और प्रतीकवाद के रूप में इसका प्रयोग करता है। परमात्मा सत्ता का विश्व निर्णायक है, इसमें परमात्मा के बारे में पूरी बातें बताई गई है। दूसरी किताब जो है वो पोलिस की दुनिया है, ऑर्डन हिस्ट्री द वर्ल्ड ऑफ द पोलिस। ये है, ये मानव वास्तविकता के प्राचीन यूनानी प्रतीकीकरण की पड़ताल करता है। हेमरी क्रेटन सभ्यताओं में यूनानी संस्कृति के उद्गम से लेकर इलियड, ओडिसी, हेसियोड, प्रीसेक्टिस, परमानेडिस, हेराक्लिट्स के दर्शन के उदय तक ये उत्कृष्ट कृति शास्त्रीय काल के इतिहासकारों के साथ समाप्त होती है। ये हेराक्लिट्स वही हैं जिनसे प्लेटो वगैरह प्रभावित होते हैं, लेकिन उससे पहले का है। पोलिस जो है प्लेटो के समकालीन है, लेकिन उससे पहले के हैं। द वर्ल्ड ऑफ द पोलिस में वोइगलिन मिथक के प्राचीन प्रतीकवाद से नगर, राज्य और दर्शन के रूपों में उद्भव का पता लगाते हैं। मानव प्रकृति की सीमाएं और अंतिम लक्ष्य स्थिर है। प्रत्येक समाज की केंद्रीय समस्या एक ही है, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जो उसके अस्तित्व के तथ्यों को देवी और मानवीय लक्ष्यों के संदर्भ में अर्थ प्रदान करे। कुल मिलाकर वो कहना चाहता है कि हम सबका यही एक लक्ष्य है, एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें मानव भी सुखी रहे और ईश्वर के नियमों के अनुसार वो संचालित रहे। तो ये बेसिकली कहता है। तो कहता है मिथक के उदय ब्रह्मांड की देवी व्यवस्था को प्रथम महान प्रतीकात्मक के रूप में विश्लेषण करता है, और यह पुस्तक अद्भुत कृति है, महान शक्ति, ज्ञान और कल्पना से संपन्न है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड ऑफ पोलिस में वो कहीं ना कहीं जो है यूनानी जितने भी प्राचीन सोफिस्ट थे, हेराक्लिटस, ओडिसी, हेसियोड, इनकी चर्चा करता है। अब इलियड, ओडिसी, हेसियोड, ये सारे नाम उसने लिए थे पोलिस वाली किताब में, ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब मेरा काम खत्म हो गया दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से पढ़ना है, कम से कम इतना ज्ञान तो आपको जरूरी है।
अब तीसरी किताब इसकी जो है, तीसरा खंड है, प्लेटो और अरस्तु से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्लेटो और अरस्तु से। मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा खंड वोइगलिन ग्रीक संस्कृति के अध्ययन को उसके प्रारंभिक पूर्व हेलेनिक मूल से लेकर एथेंस के प्रभुत्व के साथ उसकी पूर्ण परिपक्वता तक पूरा करता है। अब जो प्लेटो और अरस्तु ने कहा था ना कि राज्य सर्वोच्च होना चाहिए, दार्शनिक शासक, वहां तक ले जाता है। आत्मा, पोलिस और ब्रह्मांड के प्लेटोनिक अरस्तुवादी दृष्टिकोण का एक आकर्षक विश्लेषण के माध्यम से वोइगलिन दर्शाते हैं कि कैसे पुराने मिथक के प्रतीकवाद ढांचे को, दर्शन को अधिक सटीक रूप से विभेदिक प्रतीकों ने प्रतिस्थापित कर दिया। हालांकि सत्य के अतीत के प्रतीकों का पुराना पढ़ा ऐसे एक बार एक व्यवस्थित और निराशाजनक सापेक्षवाद की ओर ले जा सकता है। वोइगलिन इसे ऐतिहासिक प्रक्रिया की एक गहन अवधारणा का आधार बनाते हैं और ऐसे प्रतीकात्मक रूपों को खोजने का प्रयास, अर्थ का पता लगाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा प्लेटो का और उनका भी अध्ययन किया कि उन्होंने क्या क्या परिवर्तन हुए जो यूनान में इसके बाद, और उसमें किस तरीके से सुधार करके एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की। फिर उसके बाद उन्होंने जो है चौथा खंड प्रकाशित किया। फिर पांचवा खंड जो है तो 5 खंडों वाला है। तो इस प्रकार इसमें पूरे में ये विश्लेषण करके ये बताया गया है कि इंसान मेहनत करेगा तो सारे काम करेगा, ठीक है ना। तो अब इसका क्या है, 5वां खंड भी देखते हैं। 1981 के संस्करण का अंतिम अध्याय समग्र का दर्शन, मुख्यतः एक्यूमेनिक एज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी है। एक्यूमेनिक एज भी इसका चौथा संस्करण है, जो वो भी कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहता है एक्यूमेनिक में, इसमें वो एक शानदार पुस्तक है। इसमें वो कहता है कि हमें किस तरीके से संसार का निर्माण करना चाहिए, किस तरीके से शिकायत की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, इन पर पूरी चर्चा करता है कि हमें पूरा शिकायत की व्यवस्थाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो ये पूरी बातें उसने कही, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिर 5वां जो है वो जो खंड है वो भी आपको पता रहना चाहिए। 5वां खंड जो है द सर्च ऑफ ऑर्डर इन एरिक वोइगलिन, इसमें पूरी सर्च दुनिया की करते हुए बताता है किस तरीके से जो व्यवस्था बनती है वो परंपराओं से बनती है, एक आदर्श समाज से बनती है, जिसमें पारलौकिकता और लौकिकता का समन्वय होता है, और अकेले लौकिकता से कुछ नहीं होता, अकेले भौतिकवाद से कुछ नहीं होता। जैसे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे दिल की, वो यहीं से समझने की कोशिश करना। जैसे आपने आज ज्ञान को वस्तु बना दिया, आप कहते हैं किसी टीचर से ज्ञान हम छीन लेंगे, ज्ञान को छीन नहीं सकते। आप मेरे से जबरदस्ती नहीं पढ़वा सकते, किसी भी टीचर से नहीं पढ़वा सकते। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं आप टीचर के अनुसार चलो, आप टीचर को अपने अनुसार चलाने की कोशिश ना करो। अगर आप टीचर को अपने अनुसार कोशिश चलाने की करोगे तो टीचर वो ज्ञान नहीं दे पाएगा जो हो सका, जो देना चाहता है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। जैसे मैं बेसिकली अकबर का और तुलसीदास की कहानी सुनाता हूं, उससे थोड़ा समझने की कोशिश करना। अकबर के 9 रत्न थे, तुलसीदास भी समकालीन थे, लेकिन वो 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। अकबर तुलसीदास का एक दिन भजन सुनता है जंगल में और कहता है कि मेरे 9 रत्नों में, मेरे दरबार में तुलसीदास भी होना चाहिए। अब वो भेजते भी हैं, वास्तव में पहले तो क्या बीरबल को भेजते हैं, कहते हैं जाओ तुलसीदास को समझा के लाओ, लेकिन तुलसीदास नहीं मानते हैं। जब बाद में उन्हें अकबर को गुस्सा आता है तो वो सैनिकों को भेजते हैं, कहते हैं गिरफ्तार करके ले आओ। अब गिरफ्तार करके लाते हैं तो दरबार में जब जेडियों में जकड़े होते हैं, तुलसीदास से कहते हैं भजन सुनाओ। अब तुलसीदास भजन सुनाते हैं, डर के मारे, जब तलवार गले पे होती है भजन सुना देते हैं, लेकिन वो रस और ताल नहीं आती है। अब 3-4 बार 5 बार जब बार बार कहते हैं भजन गाओ, अकबर सुनता है, लेकिन अकबर को रस नहीं आता जो जंगल में आया था। तो तुलसीदास से कहते हैं कि ये बता कि जो भजन वहां तेने गाया था वो रस क्यों नहीं आ रहा है। तो उसने कहा सीधा कि ठीक है, ये शरीर तो आपकी बंदगी सह सकता है, आपके बंधन की बात मान सकता है, लेकिन जो मेरी आत्मा है ना, ये ऊपर वाले के कहने पर चलती है, इसलिए ये आपके अधीन नहीं हो सकती है, इसको आप समझा भी नहीं सकते हैं। मैं वहां आत्मा से गा रहा था और यहां मैं डर के मारे गा रहा हूं, शरीर के भय के कारण, तो दोनों में भाव का अंतर आ जाता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान ना टीचर से जबरदस्ती लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, उससे आप रिक्वेस्ट करें, उसके दिल को परिवर्तित करें तो ज्ञान आपको आएगा। तो हर चीज पारलौकिकता से जुड़ी है, लौकिकता से नहीं जुड़ी है।
आप भी गया है किसी को कहें जबरदस्ती पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा, जब उसका मन करेगा तभी पढ़ेगा। इसलिए बच्चों को भी फोर्स नहीं करना चाहिए। मैं माता पिता से कहता हूं कि पढ़ लो, अब वो खिड़की पे देखता रहेगा, क्या पढ़ेगा? जब उसका मन करेगा ना तभी पढ़ेगा। तो खाली लौकिकता से कुछ नहीं होता है, ये बात बेसिकली एरिक वोगेलिन कहता है। इसलिए कहता है जो राजनीति सिद्धांत है वो केवल विचार नहीं है, मान्यताएं और विज्ञान नहीं है, ये तो व्यक्ति और समाज के बीच में एक व्यवस्था है, अनुभवजन्य व्यवस्था है, एक्सपीरियंस्ड। जैसे सिंपल वही बात है, एक्सपीरियंस, अनुभव, दो चीजें रहती हैं साथियों। एक क्या रहता है? भौतिकता, तर्क। एक रहता है अनुभव। अनुभव जो रहता है ना वो मूल्य है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 28 वर्षों का अनुभव है तो ये मूल्य है। भौतिकता, तर्क क्या है? मैं आज ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, ये भौतिकता है। वो कहते हैं कि ये अनुभव, एक्सपीरियंस, ये जो आदमी का व्यवहारिक अनुभव रहता है ये मूल्य पर आधारित रहता है, ये विज्ञान है। जैसे सिंपल है, आज का कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला का विद्वान है, मौसम वैज्ञानिक मान लो, अब क्या करता है? वर्षा होगी कि नहीं होगी, वो क्या करता है? इधर उधर का वातावरण का टेम्परेचर चेक करता है, ये चेक करता है, नमी चेक करता है, वेदर चेक करता है, 50 चीजें चेक करेगा, उसके बाद डाटा कंप्यूटर पर ले जाएगा और फिर विश्लेषण करके बताएगा कि आज शाम को बरसात आएगी। ठीक है ना? वो 2 घंटे तक लगा रहेगा फिर बताएगा। लेकिन हमारे पुराने बुजुर्गों को याद करो, वो क्या करते थे? कुछ चिड़ियाएं उड़ते हुए देखते थे या कोई पर्टिकुलर मच्छर उड़ते हुए देखते थे और बताते थे अभी बेटा आधे घंटे में बारिश हो जाएगी, हम देखते थे वो। अब बताओ विद्वान बड़ा कौन है? वो वैज्ञानिक जो 2 घंटे तक अध्ययन करने के बाद बताता है कि बारिश होगी। या हमारे जो वृद्ध लोग थे, अनुभवी लोग थे, पुराने लोग थे, वो खाली बस देख के बता देते थे अब बारिश होने वाली है और 3 घंटे बाद बारिश होगी। वो छाया देख के तो टाइम बताते थे। आज हम घड़ी देख के बताते हैं, टाइम तो उनको भी पता रहता है, तो छाया देख के बताते बेटा 3 बज रहे हैं। तो वास्तव में अनुभव कोई चीज रहती है तो वो अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण है। एरिक वोगेलिन ये कहना चाहते हैं। तो ये 5 वॉल्यूम आप इसको आराम से लिख लेना देख देख के। मैंने 5 इसलिए बार बार इस क्लास को यहां पर रोका है। पहला ऑर्डर हिस्ट्री, इजराइल एंड रेवोल्यूशन, दूसरा द वर्ल्ड ऑफ द पोलिस, तीसरा प्लेटो अरिस्टो, तो चौथा एकुमेनिक एज, तो 5वां है इन सर्च ऑफ ऑर्डर। तो ये ध्यान में रखना है। पहला 56 में और ये जो लास्ट वाला 5वां 87 में। बाकी का सन नहीं भी ध्यान रहता तो कोई बात नहीं, और रहता है तो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं वापिस अपने ठिए पर। ठीक है ना? ठिए पर चलते हैं, एरिक वोगेलिन पर आ जाते हैं। तीसरी किताब इनकी क्या है? फ्रॉम इनलाइटमेंट टू रेवोल्यूशन। कौन सी किताब है? फ्रॉम इनलाइटमेंट टू रेवोल्यूशन। इनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? कि सिंपल है, जागरूकता। क्या है? ज्ञान। टू रेवोल्यूशन, क्रांति। तो कहता है जैसे इनलाइटमेंट आएगा, ज्ञान आएगा, तो ये ज्ञान क्या करेगा? क्रांति को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? क्रांति को। लेकिन क्रांति वो खूनी क्रांति मार्क्स वाले नहीं बताता, मानसिक क्रांति की बात करता है, विचारों में बदलाव की बात करता है। जो आपको आज जरूरत है, आप ज्ञान ऐसा लीजिए कि आपका हृदय परिवर्तन हो और आपका दिमाग परिवर्तित हो, आपकी सोच परिवर्तित हो, वही बात क्रांति की करता है। इनलाइटमेंट का मतलब जानते हैं ना? मानवीय ज्ञान, ज्ञान से क्रांति, सोच में क्रांति। तो वो क्रांति की बात करता है। ये 75 में किताब है। अब इनके विचार क्या क्या हैं हम एक एक करके देखते हैं और धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि व्यवहारवाद प्रत्यक्षवाद की कटु आलोचना करते हैं और भौतिकवाद विज्ञानवाद की भी आलोचना करते हैं। पहला जो इनका विचार है वो इसी पर केंद्रित है। एरिक वोगेलिन कहते हैं कि राजनीति में विज्ञानवाद भौतिकवाद के स्थान पर मूल्य और नैतिकता को अपनाना चाहिए, नहीं तो राजनीति कुराजनीति हो जाएगी। कहते हैं क्या करना चाहिए राजनीति में? विज्ञानवाद भौतिकवाद नहीं आना चाहिए। अच्छे दिन की बात, भिंडी फ्री, लाइट फ्री, ये नहीं आना चाहिए। हमें तो मूल्य नैतिकता आनी चाहिए कि हम ईमानदारी से शासन करेंगे, नहीं तो राजनीति क्या हो जाएगी? कुराजनीति। जो गांधी जी ने भी यही कहा था। अब गांधी जी से तुलना करना, गांधी जी कहते हैं कि अगर राजनीति में नैतिकता को, धर्म को नहीं अपनाया तो राजनीति कुराजनीति हो जाएगी। गांधी जी का धर्म क्या था? नैतिकता था। तो यहां पर उनके विचार गांधी जी से काफी मैच करते हैं, तो ये आपको समझ आना चाहिए।
अब दूसरा विचार भी ध्यान रखना है। दूसरा उनकी जो किताब है ऑर्डर एंड हिस्ट्री, जो 56 से लेकर 87 तक उसके बारे में है। इस किताब में वो कहते भी हैं अब पूरे 5 इजराइल से लेकर जो पहला देश बना उनके अनुसार जो आदर्श राज्य बना, उसके बाद उन्होंने प्लेटो अरस्तु से पूर्व का अध्ययन किया, पोलिस का अध्ययन किया, पोलिस के बाद प्लेटो अरस्तु का किया, फिर एक्यूमेनिक एज का अध्ययन किया, फिर सर्च ऑफ ऑर्डर का अध्ययन किया, आगे का संसार का विकास की कहानी को बताया। तो उसमें सब में वो ये कहते हैं कि पूरे इतिहास को जानने के बाद हमें पता चलता है कि जो व्यवस्था है ना वो नैतिकता से बनती है, और नैतिकता का स्रोत परंपराएं हैं, पारलौकिकता है, विचार हैं, ना कि व्यवस्था बनती है वैज्ञानिकता से, भौतिकता से। घर की सुरक्षा कभी कैमरों से नहीं होती, समाज की सुरक्षा कभी कैमरों से नहीं होती। अगर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से अपराध रुक जाते तो समस्याएं खत्म हो जाती, अपराध इससे नहीं रुकता। क्या हम हर घर में पुलिस वाला खड़ा करेंगे? आज रिश्ते तार तार होते जा रहे हैं, बहन भाई का हो, गुरु शिष्या का हो, पति पत्नी का हो, सास दामाद का हो, बहू दामाद ससुर का हो, तो हर जगह तो बाधा ही बाधा है। कारण क्या है? नैतिकता खत्म है, परंपरा खत्म है। आज दोस्त दोस्त नहीं रहता, वही सीने पर वार कर जाता है। गुरु शिष्य में क्या है, शिष्य आजकल अपने आप को भगवान मानने लग जाता है, गुरु भी अपराध करने लग जाता है। ना गुरु काम का रहा, ना शिष्य काम का रहा। तो आवश्यकता तो सद्गुण की है ना। व्यवस्था तब बनेगी जब आप मुझे गुरु मानेंगे और मैं आपको पुत्रवत मानूंगा। मैं आपको जब पुत्रवत पढ़ाऊं और आप मुझे पितृवत जो है नमन करें, तभी समस्या का निदान होगा और तभी हमें अंदर सही ज्ञान आएगा। अन्यथा आप मेरे को कहेंगे कि कोचिंग का मास्टर और मैं आपको कहूंगा एक उपभोक्ता, तो समस्याएं बढ़ेंगी बढ़ेंगी। कहीं ना मैं तो बस खाना पूर्ति करूंगा और आप भी खाना पूर्ति करेंगे, ज्ञान का प्रसार नहीं हो पाएगा। ये एक समस्या बन गई है। तो कहते हैं व्यवस्था नैतिकता से होगी, और नैतिकता से क्या चाहिए? परंपरा, कि आप मेरा सम्मान करें पितृवत, पिता के तुल्य सम्मान करें, और मैं आपका पुत्रवत सम्मान करूं, मैं आपको अपने बेटे की तरह समझूं। तब जाके हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। कि हम जब एक परिवार की तरह करे काम करेंगे तब समझ पाएंगे। इसलिए मेरा लोगो भी है ए फैमिली ऑफ लर्निंग, कि आप हमें एक परिवार की तरह पढ़ना है या कोचिंग की तरह नहीं पढ़ना है। मैं कई बार कहता भी हूं कि मेरे से जो ऐसे बातें करता है तो मैं उसे हाथ जोड़ देता हूं कि भाई मेरे साथ मत जुड़ना, आप जहां मर्जी पढ़ लेना। मैं हर चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। अब तेरे को समझ नहीं आती तो मैं तेरे अनुसार नहीं चल सकता। मैं क्लास में गुरु हूं तो मैं ही चलाऊंगा, अब शिष्य के अनुसार क्लास चले, ये कहाँ की नैतिकता है? और आप तो कुछ भी बोल देंगे ज्ञानी की तरह, तो आपकी समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। तो आप मुझे पितृवत माने, पिता के तुल्य माने और विश्वास करें और गाड़ी चलाएं, तो विश्वास में ही सब कुछ है। आस्था पर्वतों को हिला देती है। यही बात वो कहीं ना कहीं समझा रहा है। कहते हैं समस्याओं का निदान जो होगा नैतिकता से होगा, मूल्यों से होगा, वैज्ञानिकता भौतिकता से नहीं होगा। समाज में अपराध रुकेंगे और जितने भी भ्रष्टाचार रुकेगा वो सब कुछ किससे रुकेगा? मूल्य और नैतिकता से, वैज्ञानिकता से रुकने वाला नहीं है। सीबीआई सीआईडी और ईडी को मजबूत करने से कुछ नहीं होता, हमें नैतिकता का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये बात वो कहते हैं। अगला देखते हैं क्या कहते हैं। अगला भी देखो, तीसरा नंबर का विचार कि वोइगलिन के अनुसार मानव अस्तित्व चेतना पर निर्भर है, जो व्यक्ति के आंतरिक अस्तित्व का प्रतीक है। इसलिए हमें आंतरिक अस्तित्व पर बल देना चाहिए, बाह्य अस्तित्व पर नहीं। बाह्य अस्तित्व तो मैं भी टाई पहनाता हूं, आप भी टाई पहन लेते हैं, तो वो अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व क्या है? हृदय। वास्तव में किसी भी इंसान का पता तब चलता है जब उसके साथ रहते हैं। अगर कोई एक दो बार साथ रहता है ना, तो उसका वास्तविक पता चलता है, अन्यथा नहीं पता चलता। अब कपड़ों से किसी के बारे में अवलोकन करना कि वो बहुत ही समझदार इंसान है, तो पता चलता है कि उसके अंदर तो नैतिकता नाम की चीज नहीं है, तो वो कोई फायदा नहीं है। इंसान वो होता है जो अंदर से कोमल हो, अंदर से साफ हो। बाहर से साफ होना जरूरी नहीं है, बाहर से बना ठना होना जरूरी नहीं है। तो कहते हैं मानव का मूल अस्तित्व आंतरिक है, तो इसलिए नैतिक है, इसलिए मानव को नैतिकता पर बल देना चाहिए। ये बात एरिक वोइगलिन कहते हैं। आगे ध्यान रखते हैं साथियों। अब वोइगलिन प्रतिनिधित्व की चर्चा भी करता है, रिप्रेजेंटेशन की। अब रिप्रेजेंटेशन टॉपिक आएगा तब भी आपको ये एरिक वोइगलिन के 3
प्रकार ध्यान रहने चाहिए दोस्तों। एरिक वोइगलिन क्या करते हैं कि जो प्रतिनिधित्व के 3 प्रकार बताते हैं। कितने प्रकार बताते हैं? 3। एक तो मूल प्रतिनिधित्व बताते हैं, एक प्रतीकात्मक बताते हैं, एक जो है अपना अनुभवातीत बताते हैं। मूल, अस्तित्व मूलक और अनुभवातीत। अब ये 3 क्या हैं ये भी थोड़ा सुन लीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो मैं धीरे धीरे बताता हूं, पहले बता देता हूं फिर मैं पीपीटी के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है ना। मूल प्रतिनिधित्व क्या होता है? पहला क्या है बोल के देखो, मन में आंखें बंद करके एक बार बोल लिया करो। मूल प्रतिनिधित्व, ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन। क्या? ओरिजिनल। अब मूल प्रतिनिधित्व क्या है? भौतिकता के आधार पर है, जो हमें लाभ दे। हम ऐसे को प्रतिनिधि बनाएं जो अच्छे दिन ला दे, जो हमें भिंडी दे, जो हमें बिजली का बिल फ्री दे, जो अमीर हो, जो प्रगति की बात करे, भौतिक प्रगति की बात करे, तो वो आपको वो मूल प्रतिनिधित्व है। यानी कि आप भौतिक व तार्किक व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाएं। मोदी भी इधर ही है, अरविंद केजरीवाल भी इधर ही है, हम इधर ही घूम रहे हैं आज। दूसरा है अस्तित्व मूलक प्रतिनिधित्व। अस्तित्व मूलक में है हम क्या करें, किसी धार्मिक व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाएं। योगी और भी अन्य, सुमेधानंद है, जब बाबा बालकनाथ हैं, तिजारा से हैं राजस्थान में, तो वो विधायक हैं। तो जब हम धार्मिक व्यक्ति को एमएलए बनाएं, ये करें, और साथ में यहाँ पर भी हवा महल से हैं, तो ये बाल मुकुंदाचार्य जी हैं। तो वो क्या है, जब हम धर्म के आधार पर प्रतिनिधि बनाएं तो ये अस्तित्व मूलक है। तीसरा होता है परानुभूतित प्रतिनिधित्व। इसमें हम नैतिक व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाएं जो हमारे समाज के विकास करे नैतिकता के आधार पर। ईमानदार व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, सक्रिय व्यक्ति, जैसे अन्ना हजारे, जब उसको प्रतिनिधि बनाते हैं तो अनुभवातीत होता है। अब ये तो क्या हो गया, मोदी और केजरीवाल हो गए, दोनों को इसी श्रेणी में। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी न्यूनतम आय की बात करते हैं, तो राहुल गांधी भी आ गया। मोदी, केजरीवाल, राहुल गांधी इधर ही आएंगे, बाबा बालकनाथ, बाल मुकुंदाचार्य इधर ही आएंगे, बाबा सारे इधर। और ये क्या आ गया, अन्ना हजारे जैसे लोग। जब हम ऐसे को, अरुणा राय को, अन्ना हजारे को, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं तवज्जो देते हैं, तो क्या हो गया, अनुभवातीत। वो कहता है सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व जो है परवा अनुभवातीत प्रतिनिधित्व है। सबसे श्रेष्ठ ये है परा अनुभवातीत। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसैक्शनल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल। तो ये ट्रांसैक्शनल प्रतिनिधित्व को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना में आंसर दे देना। तो 3 प्रकार का प्रतिनिधित्व है। मूल वाला कौन सा है, भौतिक प्रगति वाला, तार्किक व्यक्ति वाला। और अस्तित्व मूलक कौन सा है, धार्मिक व्यक्ति वाला। और अनुभवातीत कौन सा है, नैतिक ईमानदार व्यक्ति। जब हम अन्ना हजारे और अरुणा राय जैसे व्यक्तियों को प्रतिनिधि बनाते हैं तो सबसे श्रेष्ठ यही है। श्रेष्ठ कौन सा है, ये, ठीक है ना, ये सबसे श्रेष्ठ है। तीसरे नंबर का सबसे बेटर है परानुभवती, ट्रांसैक्शनल रिप्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं। 4 विचार पढ़े हैं, अब 5वां भी आ रहा है। वोइगलिन मुख्य रूप से मानव दर्शन की खोज करते हैं और उसमें प्रतीक माध्यम के माध्यम से उसे प्रस्तुत करते हैं। पूरा मैंने कहा ना, प्रतीकों के रूप में अध्ययन किया, सिंबल के रूप में उन्होंने आदर्श बताया। आदर्श क्या होता है, प्रतीक, कि समाज ऐसा होना चाहिए। इजराइल का बताया आदर्श राज्य, फिर प्लेटो अरस्तु का बताया, पोलिस के बारे में बताया। तो ये प्रतीकवाद सिंबोलिज्म के रूप में प्रयोग करते हैं। कैसे अध्ययन करते हैं, और मानव के दर्शन की खोज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चा जुड़े हैं, पवन जी बिल्कुल आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और आप लोग इसी प्रकार से समझना है, एक दूसरे को सुनाना है, लिखना नहीं है। लिखना क्यों नहीं है दोस्तों, मैं वो आपको बताता हूँ। पॉलिटिकल साइंस में रोज लेख आ जाता है, हर साल एक लेख आ जाता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपके पास 6 महीने पुराने भी मेरे नोट्स हैं तो उनको फेंक देना चाहिए, उसमें चेंज कर लेना चाहिए, उसमें बदलाव कर लेना चाहिए। आप मेरी पुरानी क्लास पढ़िए, रिकॉर्डेड
रिकॉर्डेड, एरिक वोइगलिन वहां से भी पढ़ना और आज की क्लास भी पढ़ना, तो आपको 20% बदलाव देखने को मिलेगा। आप रिकॉर्डेड पढ़िए अभी 6 महीने पहले की क्लास एरिक वोइगलिन की, आप स्वयं ही देखना उस क्लास में और इस क्लास में अंतर मिलेगा। आप चाहे मेरी किसी क्लास की तुलना करना, आपको अंतर मिलेगा। इसलिए मैं लाइव लेता हूं, नहीं तो रिकॉर्डेड तो सारी वीडियो ऊपर आपको दे ही रखी है मैंने, तो लेकिन उनमें चेंजेस जो होते हैं नए नए, वो हमें समझने हैं और ज्ञान को विस्तारित करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो ये दर्शन को प्रस्तुत किया है, प्रतीकवाद का अध्ययन करते हैं। 5वां ये ध्यान रखना, ये प्रतीकवाद के रूप में पूरा अपना अध्ययन प्रस्तुत करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना आदर्श व्यवस्था को। अगला, अपनी पुस्तक न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है ना, न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स 1952 की किताब है ना, न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, याद है ना? न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, क्या पहले पेज पे चलूं? अब देखो बेटा, दिमाग को हंसते रहा करो, चाय पीनी है पी लो, लेकिन थोड़ा सा हंस लिया करो, तनाव मत लिया करो। अगर मैंने कहा ना हंसते हुए पढ़ोगे तो समझ आएगा, अब रोते हुए पढ़ते हो तो कहां से समझ आएगा? तो इन्होंने कौन सी किताब थी? न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें गूढ़ ज्ञानवाद की आलोचना करते हैं, जो गैनोसिटिज्म की आलोचना करते हैं। अब गैनोसिटिज्म क्या है, गैनोसिटिज्म क्या है? गूढ़ ज्ञानवाद, कि हमें बहुत ही गहन अध्ययन नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना बहुत ज्यादा तथ्यात्मक, गहन अध्ययन का मतलब होता है तथ्यात्मक अध्ययन ज्यादा, ये होता है, ये किताब अब की है, ये किताब अब की है। जैसे टेंशन ले लेके हम 28 बुकलेट बना देते हैं, तो वो गूढ़ ज्ञानवादी एक तरीके से आप तथ्यात्मक जो पढ़ते हैं, आप हर किसी का किताब का एक रिकॉर्ड बुक बनाने की कोशिश करते हैं, वो गूढ़ ज्ञानवादी है। आप सहजता और सरलता से समझो। तो गूढ़ ज्ञानवाद की आलोचना करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि गूढ़ ज्ञानवाद का कहता है फांसीवादी प्रयोग करते हैं, उनके निश्चित नियम होते, पढ़ने का कोई निश्चित नियम नहीं होता। मैंने कहा ना, आपको ना तो टाई लगाने की जरूरत है, लाइब्रेरी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं ये ऐप पे नहीं, मैं यूट्यूब पे भी कहता हूं क्यों नहीं जाना चाहिए। मैं लाइब्रेरी के विरुद्ध नहीं हूं। लाइब्रेरी एक कमरे के अंदर रहती है, एक कमरे के अंदर रहती है तो वहां एसी लगे रहते हैं और जनरली बेसमेंट में रहती है। कितनी ऑक्सीजन जाती है आप नापना कभी उपकरण से, कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रहती है और आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है, आधी भी नहीं रहती है। इसका मतलब वहां आपको याद नहीं हो सकता, आपको वहां कुछ नहीं समझ आ सकता। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है तो आप समझेंगे कैसे? समझने के लिए, दिमाग चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेशन सही होना चाहिए, हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर भी गिर जाता है। मैं भी स्टूडियो को छोड़कर बार बार बाहर निकल जाता हूं, स्टूडियो वाला कमरा ही पैक रहता है, बाकी जब मैं बाहर निकलता हूं तो खुले खिड़की के पास बैठता हूं, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन का लेवल सही होना चाहिए। तो वहां लाइब्रेरी में ऑक्सीजन का लेवल समाप्त हो जाता है। तो गूढ़ ज्ञानवाद की आलोचना करते हैं। तो अब ये कई बार क्वेश्चन आ गया कि किसने जीनोसिटिज्म का कहा कि ये फांसीवाद के समान है, साम्यवाद के समान है, तो यानी कि गूढ़ ज्ञानवाद पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें तो सरलता और सहजता के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस को गूढ़ ज्ञानवाद ना बनाओ, आप इसको बहुत जटिल मत बनाओ बुकलेटों में बदल के। कुछ मूर्ख लोग आ गए इस धरती पर, मैं कहता हूं पॉलिटिकल साइंस के नहीं है, वो खुद बेईमानी से भर्ती हुए हैं। पता नहीं कोई आडा जी के शिष्य रहे हैं तो वो भर्ती हो गए। तो उन लोगों ने क्या किया, एक बड़ी कोचिंग खोलकर और पेपर चोरी करने का धंधा किया और आप लोगों को पूरा दिग्भ्रमित कर दिया। आज उनके 28 रजिस्टरों में से 28 क्वेश्चन नहीं आए। सबसे मर डूबने वाली बात है कि कहीं 28 नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को सब्जेक्ट नहीं माना, उन्होंने तो एक बिजनेस की वस्तु माना। पहले से 10-10 हजार बुकें के रख लिए बुकलेट कि सस्ते हो जाएंगे, आज उनको जलाने पड़ रहे हैं। वो उन पे दीमक खा रही है, कोई लेने को तैयार नहीं है। आप मार्केट में कहीं पूछ लेना, क्योंकि उन्होंने पागल बना दिया आप लोगों को और पॉलिटिकल साइंस को बेचने वाली वस्तु बना दिया और कहा कि ये तो इन नोट्सों में रहती है। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कर लो। फिर अगला और ध्यान रखना है कि ये गूढ़ ज्ञानवाद की क्या करते हैं, आलोचना। अगला ध्यान रखना है कि 1973 में इन्होंने आयरलैंड में भाषण दिया था कि सोवियत संघ का निकट भविष्य में विघटन हो जाएगा। तो वास्तव में 1991 में सोवियत संघ का विघटन भी हो गया। 85 में इनकी मृत्यु हुई और उसके 6 साल बाद ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इन्होंने देखो कितने बड़े विद्वान थे, पहले से अवलोकन कर लिया कि सोवियत संघ का विघटन होगा। अब क्या है, अगला जो आपके विचार हैं
एरिक वोइगलिन के, वो इस बार स्कूल लेक्चर में आरपीएससी में आए थे और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 2 क्वेश्चन ये आए थे। ये अब ये बातें वही हैं जो मैंने पहले कही हैं, लेकिन आप लोगों को मैं समझाने के लिए मैंने स्पेशल लिख दिया। अब आपको ध्यान रखना है, वोइगलिन राजनीति सिद्धांत और राजनीति विज्ञान को अविभाज्य मानते हैं, यानी कि कहते हैं दोनों जुड़े हुए हैं, राजनीति सिद्धांत और विज्ञान। राजनीति सिद्धांत क्या है कि इसमें सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, मूल्य का, विचार का, वैज्ञानिकता का। और ये क्या है, ये राजनीति विज्ञान केवल वैज्ञानिकता करता है। तो कहते हैं राजनीति सिद्धांत और ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब ये जो राजनीति विज्ञान से कुछ ज़्यादा प्रभावित लोग हैं, ये इनकी उपेक्षा करते हैं, मूल्य विचार की, ये उचित नहीं है। कहता है दोनों जुड़े हुए हैं, जैसे सिंपल है ज्ञान है, जैसे सिंपल कभी भी ये नहीं कह सकते कि मूल्य सर्वोच्च है, ये भी नहीं कहना चाहिए विज्ञान सर्वोच्च है। भाई दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मूल्य से ही तो विज्ञान आया है, मूल्य से तो विज्ञान आया। क्यों भूलते हो, इतिहास में जो है पारलौकिक जगत से ही तो कहीं ना कहीं विचार हैं, जो गीता में रामायण में लिखा उससे तो विज्ञान आया है, बाइबल में जो लिखा उसी से तो इजराइल का उदय हुआ। तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो कहते हैं दोनों को अविभाज्य करना गलत है। कई लोग क्या करते हैं, एक तरफा इस पर बल दे देते हैं और इसकी उपेक्षा करते हैं, ये गलत है। आज आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे झारखंड जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, सब में क्या है, मूल्य और नैतिकता पर आधारित, समझ पर आधारित क्वेश्चनों का एक बम्पर सा कर दिया। एचपीएससी ने तो बहुत ही अधिक आगे कर दिया। तो ये एक बड़ी चीज अच्छी की है। अब देखो यूपीएलटी सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, वहां लिखित परीक्षा हो रही है और हरियाणा में भी हो रही है, तो अब राजस्थान में भी हो सकती है। तो हम लोगों को हर चीज को समझने की चेष्टा करनी चाहिए, रटने की नहीं। तो ये दोनों को क्या मानते हैं, अविभाज्य। विज्ञान की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं अति विज्ञानवाद की आलोचना करते हैं। मैं ऑनलाइन पढ़ाई की आलोचना नहीं करता, मैं विज्ञान की आलोचना नहीं करता, मैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए कहता हूं। लेकिन कहता हूं सब कुछ ये ऑनलाइन नहीं होता, आप सब चीज मटेरियल के तथ्य के रूप में संकलन ना करो। अगला क्या कहते हैं, राजनीति सिद्धांत विचारधारा स्वप्नलोकीय वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, बल्कि व्यक्ति और समाज दोनों में ही सही व्यवस्था का अनुभवजन्य विज्ञान है। दो ही बात मैंने कहा कि वास्तव में राजनीति सिद्धांत क्या है, एक अनुभवजन्य विज्ञान है, एक्सपीरियंस साइंस है। जैसे सिंपल मेरा 28 वर्षों का अनुभव है, वो एक विज्ञान ही तो है, आप लोग नहीं मानते। अब आप क्या कहते हैं, सर नोट्स दे दो। अब नोट्सों से अनुभव थोड़ी आता है, जो मेरे पढ़ाने की कला है। मैंने कहा ना कि आप पिछली क्लास 6 महीने पहले की देख लो आप, और आज की क्लास देख लो, आपको 20% अलग से मिलेगा एरिक वोइगलिन। तो अब मैं ये कैसे ऐड करूं उसमें, नोट्स में कभी ऐड नहीं हो सकता। मैं तो हर क्लास में नया पढ़ाता हूं। अब रोज उसको लिखने लगूं, रोज किताब बदलते रहूं, रोज टाइप कराता रहूं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस के नोट्स बनाना ही मूर्खता रहती है, नोट्स बेचना भी मूर्खता रहती है। मैं कहता हूं बेसिक नोट्स हो सकते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट नोट्स उन्हें कहना महामूर्खता होगी। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है, इसमें वो कहता है राजनीति सिद्धांत अनुभवजन्य विज्ञान है, जो व्यक्ति और समाज दोनों को जोड़ने का काम करता है, दोनों में सही व्यवस्था लाने का काम करता है। तो ये आपको शब्द ध्यान रखने हैं। क्या कहता है राजनीति सिद्धांत, क्या है, व्यक्ति और समाज में सही व्यवस्था लाने का एक एक्सपीरियंस विज्ञान है, अनुभवजन्य विज्ञान है। कैसी विज्ञान है, अनुभवजन्य, जो एक्सपीरियंस पर आधारित है। मूल्य विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, मूल्य विज्ञान है। कैसा विज्ञान कहा, मूल्य विज्ञान। नैतिक विज्ञान है, क्या विज्ञान है, ये कह सकते हो। अब आगे भी देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया इसके 5 ऑर्डर, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको चर्चा कर दिया। ये भी मैंने एक्यूमेनिल एज पर भी मैंने बता दिया, सर्वोत्तम टिप्पणियों में से एक थी, ठीक है ना। और तो इसमें भी पूरा मैंने बता दिया। ठीक है ना,
कि भाई इसमें पूरा चीज उसने बताया कि सारी चीजें वो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है, तो वो भी मैं बता देता हूं। वो अपने विचारों को एंथ्रोपोलॉजिकल आइडियोलॉजी कहता है, मानव शास्त्रीय विचार। अपने विचारों को क्या नाम देता है? मानव शास्त्रीय विचार। ये भी ध्यान रखना है। अपने विचारों को क्या कहता है? वो मानव शास्त्रीय विचार कहता है और एंथ्रोपोलॉजिकल आइडियो कहता है। तो किसके विचारों को एंथ्रोपोलॉजिकल आइडिया माना जाता है? तो वो है एरिक, कौन सा? वोइगलिन। तो ये भी ध्यान रखना है, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना। तो ये सारी चीजें अगर पता रहेंगी तो आप अच्छे से करेंगे, अन्यथा आपको परेशानी का अनुभव करना पड़ेगा। तो साथियों, ये पूरा जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रहनी चाहिए और सबको ढंग से पढ़ना भी चाहिए, तभी आपका काम भी चलेगा, अन्यथा आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इन्होंने राजनीति सिद्धांत और राजनीति विज्ञान को क्या माना? अविभाज्य माना। तो दोनों में गैप को बढ़ावा दिया या गैप को दूर किया? अच्छा, कोई मेरे को बताएगा? दोनों में गैप को दूर किया। क्या किया? दूर। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप इनको समझे ना। मानव शास्त्रीय विचार कहा, ऐसी शब्दावली आए कि उन्होंने राजनीति सिद्धांत राजनीति विज्ञान के गैप को दूर किया, अलगाव को क्या किया? दूर। अब ये शब्द सही है गलत है? सही है। अलगाव को क्या किया है? दूर किया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि सिद्धांत में विज्ञान भी शामिल है। सिद्धांत बड़ा है और विज्ञान छोटा है, और विज्ञान जो है सिद्धांत में भी सम्मिलित है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है ना? अगर कोई क्या को क्या क्या ये अगव अवग क्या है बेटा? दोबारा से बेटा लिख के बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? समझ नहीं आ रहा है बेटा। अभिषेक बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? क्या क्या तू आगव? समझ नहीं आया बेटा, हिंदी में लिख दो ना मेरे बेटा, हिंदी में लिख दो क्या कहना चाह रहे हो। नहीं तो फोन पे मैसेज कर देना बेटा, कोई बात नहीं है ना, कुछ नहीं बेटा। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, नहीं तो बेटा व्हाट्सएप पे पूछ लेना, यहां मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आप पूछ लेना, ठीक है? तो ये मानव शास्त्रीय विचार कहता है दोनों को अलगाव को क्या किया? दूर किया, ठीक है ना? तो ये सारी बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। इसके बाद हम अगला थिंकर करेंगे, माइकल ऑक्सार्ट करेंगे, और साथ में हमें कम से कम सबके नाम तो ध्यान रहने चाहिए, मार्क पोलानी का भी, इनका भी। तो सब ध्यान रहेंगे तो आपका काम चलेगा ना, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो आज मैं बस यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप पहले इसको समझो, बाकी मैं तो तेज़ी से भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन साथियों जो आत्मा की समझ है ना, वो सने सने जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है, आप लोग मन से पढ़ना, क्वेश्चनों को मन से हल करना, और ये दिग्भ्रम दूर कर देना कि पॉलिटिकल साइंस टिपिकल है। पॉलिटिकल साइंस एक अनुभवजन्य विज्ञान है, समझने का विषय है। आप आत्मा से समझें, नाचते हुए पढ़ें, गाते हुए पढ़ें, हंसते हुए पढ़ें, खेलते हुए पढ़ें, तो निश्चित रूप से आप उच्च रैंक हासिल कर पाएंगे। ये मुझे अपने 28 वर्षों के अनुभव का परिणाम है। मैंने आईएएस भी बच्चे बनाए हैं, आईएएस में सबसे टॉपर बच्चे बनाए हैं, नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बहुत बच्चे बनाए हैं। लेकिन जो बच्चा समझता है वो कभी नहीं भूलता, जो रटता है वो बर्बाद होता है। इसको समझना, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब बेटा तेने लास्ट की वो पीपीटी नहीं दी मुझे।